हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीटी 365 की सीरीज में। तो पिछले वीडियो तक हमने इकोनॉमी के दो वीडियो कवर किए थे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी था, ये हमें पढ़ना है आज। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को एक स्टोरी से समझते हैं कि मान लो एक कंपनी है एबीसी, उसने बैंक से लिया है कर्ज, लेकिन कर्ज वह चुका नहीं पाते हैं। अब क्या होगा, बैंक परेशान हो जाएगा क्योंकि उसे पैसे चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, तो ऐसे में एक एंट्री होती है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की, तो ये सुपर हीरो की तरह एंट्री करेंगे। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सामने आती है और ये क्या कहेंगे, हमें कर्ज दे दो, हम कर्ज में तुम्हारी मतलब प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो ये काम कैसे करते हैं, तो ये वे कंपनियां होती हैं जो वित्तीय संकट में फंसी कंपनियां जो होती हैं, जो रुपए नहीं कर्ज लौटा पाती, उन्हें संगठित करने, मतलब उनसे कर्ज निकालने, खरीदने और संगठित तरीके से निपटाने में मदद करते हैं। मतलब ये करेंगे क्या, जैसे बैंक है, बैंक ने मान लो किसी कंपनी को एबीसी को लोन दे रखा है। अब बैंक का लोन चूंकि चुका नहीं पाया है, तो अब मान लो इन कंपनी पर 100 रुपए का लोन था, तो ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आएगी एआरसी, वो ये कहेगी कि 100 रुपए तो मिल नहीं पाएंगे, ऐसा करो ये लोन हमें 60 रुपए में दे दो। मतलब 60 रुपए बैंक को कौन देगा, एआरसी दे देगा। कब, जब प्राप्त हो जाएगा। और 40 रुपए प्राप्त करने की वजह से जो बीच का रुपए होगा वो कौन प्राप्त करेगा, एआरसी करेगी। तो ये है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो वित्तीय संकट में फंसी जो कंपनियां होती हैं, उन्हें कर्ज खरीदती हैं और उनका निपटारा करती हैं। बैंक उस कंपनी की मदद कर सकती हैं ताकि वो आराम से लौटा सके। तो इनके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन, मतलब ऋण का पुनर्निर्माण करना। तो उद्देश्य पारदर्शिता के तहत क्या करेंगे, ऋणदाता के पास जाके और धन को वसूल करने के प्रयास करते हैं ये। तो ये क्या करेंगे कि एक्स वाई जेड कंपनी होगी, उसका एआरसी खरीद लेगा, उसका कर ऋण, और उसे वसूल करेगा। ऋण वसूली करते हैं और उसके बाद बैंक और वित्तीय संस्थाओं की ये सहायता भी करते हैं। मान लो कोई वित्तीय संस्थान है जो रुपए नहीं दे पा रहा है, वो संस्थान को क्या करेंगे, मदद करेंगे, उसका शायद बिजनेस दोबारा से सही हो जाए या फिर कर्ज लौटाने में आसानी हो जाए। अब एआरसी की प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले अभी जैसे देखा, ये क्या करेंगे, उस बैंक से ऋण को खरीद लेते हैं। जो बैंक है, तो परचेज ऑफ डेप्ट, तो बैंकों को खरीद लेंगे। अब इन्हें क्या फायदा हो जाता है, बचा हुआ जो बीच का आ जाता है, ज्यादा अगर ये प्राप्त कर पाएंगे तो इन्हें फायदा हो जाएगा। वसूली की प्रक्रिया क्या होती है, ये संपत्ति को बेच देते हैं उसके, या सुधारने या ऋणदाता से बातचीत करके कर्ज को वापस लाते हैं। वित्तीय समाधान, फाइनेंशियल सॉल्यूशन, तो ये एआरसी को यह काम क्यों सौंपा जाता है, क्योंकि बैंक अपने और कामों में बिजी रहता है। तो ये काम अलग से इंस्टीट्यूट को दे दिए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्किलफुल होते हैं इन्हीं कामों में, तो जल्दी से जल्दी उनका धन वापस कराने में मदद करते हैं। महत्व क्या होता है, बैंक का जो लोन होगा वो अगर वापस आएगा, पूरा नहीं भी आता है, थोड़ा कम ज्यादा, तो बैंक की स्वास्थ्य सही रहेगा कि नहीं। दूसरा, आर्थिक विकास में योगदान रहेगा और कंपनियों को नया जीवन मिल जाएगा, क्योंकि कई बार ये क्या करती है, एआरसी क्या करती है, जो कंपनियां, जो खराब कंपनियां हो रही थी, उन्हें बचा लेती हैं। थोड़ा अर्थव्यवस्था को इससे क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है रिकंस्ट्रक्शन करने का। तो ये हमने देखा। अब एआरसी के चुनौती क्या होती है इनकी, कर्ज का मूल्यांकन। अब कभी कभी हो सकता है ना कि जो इनने मूल्यांकन करा हो उस हिसाब से कर्ज ना वसूला जा सके। कानूनी जटिलताएं होती हैं, कई बार केस हो जाएंगे, ऐसी जटिलताएं भी आ जाएंगी। और इसके लिए भी क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। तो बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जो एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो भारत में क्या है, चूंकि एनपीए बढ़ता ही है लगातार, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ ही रहे हैं जो हमने देखे थे। तो ये परफॉर्मिंग एसेट का मतलब लोन नहीं लो चुका पा रहे हैं जो लोग, तो अगर ये बढ़ेंगे तो एआरसी का महत्व तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो एआरसी वर्तमान में क्या हो रही है, ज्यादा प्रभावी हो रही है। तो कर्ज में फंसी कंपनियों को खरीदते हैं, निपटान करते हैं, यही सबसे मेन पॉइंट रहेगा इसका एआरसी के बारे में। तो इसमें हमने देखा, अब देखते हैं असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो सरफेसी अधिनियम जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, 2002 में हुआ गया था। जब बैंक लोन देती है और बैंक का लोन ना चुका पाए, तो दो सरफेसी एक्ट के तहत क्या होता है कि बैंक के पास कुछ अधिकार होते हैं उस संपत्ति के पास, उस संपत्ति के लिए जो रखी गई थी। तो सरफेसी एक्ट क्या करता है, के तहत आरबीआई ने मास्टर डायरेक्शन, भारतीय रिजर्व बैंक पर संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, मतलब यही एआरसी के दिशा निर्देश 2024 में दोबारा से जारी किए। तो क्या
दिशा निर्देश है एआरसी के बारे में, ये हमें जानना है। तो परिभाषा जैसा कि हमने देखा, ये एनपीए और दबावग्रस्त जो परिसंपत्तियाँ होती हैं उन्हें खरीद लेती हैं, और जिससे क्या हो जाएगा, बैंक का चार्ट तो सही दिखेगा, मतलब इनने अब संपत्ति जो बैंक का लोन था वो इन्होंने खरीद लिया, तो बैंक के पास तो रुपए आएगा, तो बैंक की स्थिति कैसी दिखेगी, थोड़ी सही दिखेगी। उसके बाद है, इनके पास वसूलने के लिए अधिकतम 8 वर्ष का समय होता है, मतलब इन्हें 8 वर्ष के भीतर वो वसूलना होता है जो ऋण है। उसके बाद इन्हें जो ये जारी क्या करती, इन परिसंपत्तियों के बदले जो एआरसी होती है वो सिक्योरिटी रिसीट्स को बनाना आवश्यक होता है। सिक्योरिटी रिसीट्स क्या होती है, बैंक और इन एआरसी के बीच जो समझौता होता है वो कागज पे ही होता है, उन्हें ही कहते हैं सिक्योरिटी रिसीट्स। मतलब क्या होता है, ये एआरसी पूरा रुपए तो दे नहीं देंगी कि 100 का 100 रुपए ये लौटा दे, या 100 में से 70 सीधा लौटा दे, तो ये कहेंगे जब मिल जाएंगे तब हम इतना लौटा लेंगे, बाकी मेहनत करेंगे। तो ये होता है सिक्योरिटी रिसीट, जो कागज होता है। सरफेसी एक्ट कब आया था, तो देखा था हमने 2002 में आया था, उसी के तहत, ये सरफेसी एक्ट के तहत ही एआरसी को पंजीकृत और विनियमित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि सरफेसी एक्ट चूंकि कर्ज को लौटाने वाला है, यही विनियमित करता है किसे, एआरसी को, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। फिर उसके बाद एक नरसिम्हन समिति आई थी 1998 में, तो पीवी नरसिम्हा राव एक वो अलग थे, ये नरसिम्हन समिति है, तो 1998 में आई थी। तो उसके बाद ये सुझाव है, इसमें भी ऐसा कहा गया था, मतलब एआरसी के प्रबंधन की बात की गई थी। एआरसी का महत्व क्या है, जो हमने देख लिया, एक तो बैंक का बोझ कम होगा, वसूली हो जाएगी, और व्यवसाय को कई बार नया अब क्या मिल जाएगा, जीवन मिल जाता है। परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं। सिक्योरिटी रिसीट जो भी देखे, वो जो पर्ची होती है वो जारी करते हैं। और प्रबंधन शुल्क क्या करते हैं, जो इनका काम हो रहा है तो कुछ चार्ज लगेगा कि नहीं, तो हर साल परिसंपत्तियों के मूल्य का 1.5 से 2% तक ये प्रबंधन शुल्क भी वसूल करते हैं, मतलब जो रुपए इकट्ठा करेंगे उसमें 1.5 से 2 ये काटते हैं कि प्रबंधन कर रहे हैं, मैनेजमेंट में खर्च हो रहा है। तो ये देखा हमने। तो एआरसी और आरबीआई के मास्टर प्लान का जो था डायरेक्शन, मास्टर डायरेक्शन, वो हमने देखा। इसमें एक है नेट ऑन फंड, इसमें क्या होता है कि 300 करोड़ रुपए का होना चाहिए, मतलब जो एआरसी जिस व्यवसाय के लिए काम करेगी, मतलब जो परिसंपत्ति होगी वो न्यूनतम 300 करोड़ की तो होनी चाहिए। तो नेट ऑन फंड, फंड कितना होना चाहिए, 300 करोड़ का, ये पूछा जा सकता है। एआरसी का हमने देख ही लिया, पंजीकरण होना चाहिए एआरसी को आरबीआई के तहत। दूसरी, अगला क्या है, नेतृत्व अर्हता। तो जो एआरसी के जो सीईओ वगैरह होंगे उनकी अधिकतम आयु 70 साल होनी चाहिए, मतलब 70 से छोटे होने चाहिए, और एक बार में 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होगा, और अधिकतम 3 कार्यकाल के लिए रह सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति है वो अधिकतम 3 कार्यकाल के लिए रह सकता है, मतलब 15 साल के लिए, और एक बार में 5 साल के लिए रह सकता है। तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है को इंडियन बैंक एसोसिएशन को रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि बैंक से ही संबंधित तो होते हैं, तो बैंक को रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमने इनके बारे में देखा, बाकी ये वाली सारी चीजें वही है जो सेम है। तो उसके बाद देखते हैं अगला, हाउस होल्ड सेविंग्स रेट। नाम ही है हाउस होल्ड का सेविंग रेट, तो घर में लोग कितना संचित करके रखते हैं, हाउस होल्ड का सेविंग रेट है। तो ये क्या है, इसे देखते हैं हाउस होल्ड का। तो इसको समझते हैं कि मान लो रामू की एक कहानी है, कि रामू एक साधारण आदमी है जो हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा बचाता है, मान लो 100 रुपए उसके पास थे, 10 रुपए महीने पे बचा लेता है। अच्छा मौका मिलता है या जब बड़ा खर्च आ जाएगा तो इसका यूज हो जाएगा। अब क्या होगा, परंतु कभी कभी वह सोचता है क्या ये ज्यादा मतलब ज्यादा बचत कर रहा हूँ या कम, मतलब ये तो होता ही है ना कि वो सही है बचत की कम है। तो हाउस होल्ड सेविंग रेट क्या होता है, कि सेविंग रेट है, यानी जो हिस्सा घर में अपनी कुल आय में से बचा कर रखा जाता है, वही है हाउस होल्ड सेविंग रेट। जैसे रामू का 10 रुपए था, वही है। अब इसके बारे में देखें, हाउस होल्ड सेविंग रेट एक ऐसा आर्थिक संकेतक है जो यह बताता है कि एक घर या एक परिवार की कुल आय का कितना हिस्सा बचता है, तो वही वाली चीज आ जाएगी जो बचा के रखा जाता है। इसके पहलू क्या है, बचत का अनुपात बताता है, जैसे कि 50,000 की आय है, 10,000 बचता है, तो एचआरएस क्या हो जाए, एचएसआर क्या हो जाएगा, हाउस वाला हाउसिंग सेविंग रेट 20% हो जाएगा। तो ये पूछा जा सकता है कि क्या होता है ये इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी के लिए अगर बचत ज्यादा होगी तो अच्छी चीज ही होगी, समय के साथ बदलाव। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कोरोना ऐसी स्थिति आ जाएगी या फिर नॉर्मल स्थिति आ जाती है, तो हर एक समय में क्या होगा कि जो रेट है वो कम ज्यादा होते रहेंगे। जैसे इकोनॉमी अच्छी से बढ़ रही है तो क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, रेट ज्यादा बढ़ जाएगा, और रेट अगर इकोनॉमी डूब रही है तो क्या हो जाएगा, सेविंग्स कैसी हो जाएंगी, कम होती, मतलब खर्चा ज्यादा हो जाएगा व्यक्ति का, बीमारी हो गई या आर्थिक मंदी आ गई, या तो ये चीजें होंगी। उच्च बचत दर और निवेश, अब लोगों की उच्च इससे हो जाएगी, निवेश का बदल सकते हैं, चूंकि उनके पास रुपए रखा है तो वो निवेश कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। अब इसके महत्व क्या है, आर्थिक स्थिरता रहेगी नहीं, अगर सोचो एचएसआर अगर ज्यादा है, हाउसिंग सेविंग रेट ज्यादा है, तो इकोनॉमी स्थिर रहेगी ना, लोगों के पास पर्याप्त रुपए, स्थिरता रहेगी अर्थव्यवस्था में, और अब तरलता भी रहेगी मार्केट में, निवेश में बदलाव भी रहेंगे। तो ये
जो एक एक एबीसी में, देश एबीसी में उच्च एचएसआर उस देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाता है, मतलब ज़्यादा एचएसआर तो ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। लास्ट में क्या हो सकता है कि सामाजिक सुरक्षा भी तो करते हैं, जैसे वृद्धावस्था के समय ये बचत काम आ सकती है, या कोई विपरीत परिस्थितियों में या निवेश कर सकते हैं, तो यही चीज़ें इसमें काम आएंगी। अब कारण क्या होते हैं, तो अब इसमें बदलाव के कारण क्या होते हैं, मान लो आय कम हो जाए, खर्च उतना ही रहे, तो आय इसमें बदलाव हो जाएगा कि नहीं एचएसआर में। वही है, आय कमी हो जाए या आय में वृद्धि हो जाए तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, खर्चों में बदलाव आ जाता है, तो ये हमने देखा। तो इसके बारे में अब देखते हैं। तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के अनुसार हाउस होल्ड सेविंग आने वाले दशकों में अर्थव्यवस्था के शीर्ष निबल ऋणदाता बनी रहेगी। तो इन्होंने कहा जो हाउस होल्ड सेविंग्स है वही देश में ऋणदाता के रूप में बनी रहेगी, मतलब हाउस होल्ड सेविंग से लोग काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि वही बैंकिंग सेक्टर में रुपए जाएगा, क्योंकि लोग रुपए कहाँ जमा करके रखेंगे, तो बैंकिंग सेक्टर में ही करते हैं। तो वित्तीय बचत जैसे करेंसी जमा, जीवन बीमा, इन्हीं में तो लोग रखते हैं ये रुपए। तो ये देख लिया हाउस होल्ड सेविंग रेट के बारे में पूरा सेक्टर। इसमें घरेलू बचत को प्रभावित करने वाले कारक आय के स्तर, ब्याज, मुद्रास्फीति या महंगाई सोचो बढ़ जाए तो कम हो जाएगा कि नहीं, तो ये देगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। अगला चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो जीएसटी से, ये मतलब वित्त और कराधान है। इसमें ज्यादातर जो चैप्टर सेकंड में टर्म आएंगी वो इकोनॉमी के बेसिक्स वाले होते हैं, जो नॉर्मल इकोनॉमी में पढ़ते हैं, तो उनसे ही जुड़े ये करंट अफेयर्स रहेंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी क्या है, तो फिर एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि राजू एक इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार है। पहले उसे हर एक चीज पे अलग अलग टैक्स भरना पड़ता था, जैसे मतलब एक चीज उसने एक फोन मंगाया, अब उस पर ही कई सारे टैक्स लगेंगे। जैसे एक मान लो टैक्स लग रहा है बैट, ठीक, वैल्यू एडेड टैक्स होता है जो, और एक सर्विस टैक्स। अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, आटे से ब्रेड बन गया, वैल्यू एड हो गई कि नहीं, तो टैक्स बढ़ जाएगा। ऐसे ही सर्विस टैक्स होता है, कोई सर्विस ली है मान लो, होटल में गए खाने के लिए, तो वहाँ सर्विस होती है कि नहीं, तो सर्विस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी, मंगाते इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब अलग अलग टैक्स लगते थे, 10%, 12 ये लग रहा, 15 ये, 10 ये, तो कई अलग। अब इनसे झगड़ा ये होते थे, मतलब अलग अलग टैक्स पे ज्यादा केस वगैरह बनते थे। 2017 में सरकार ने क्या किया, सरकार लेके आई गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स मतलब क्या, प्रोडक्ट जो होते हैं गुड्स, तो जैसे फोन है वो एक गुड है कि नहीं, और सर्विस क्या होती है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जैसे जियो, तो सर्विस टैक्स। तो ये आया, ये पहली बात क्या है, ये अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि हम जीएसटी थोड़ी ना भरते हैं, हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं हम प्रोडक्ट को रुपए देते हैं। जैसे फोन खरीदा तो फोन के 10,000 दे दिए, अब हालांकि उसमें जीएसटी ऐड होता है, पर सीधे तौर पर हम तो उस फोन के रुपए दे रहे होते, तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर नहीं है। जैसे हम सीधे भरते हैं वो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी ने सरदर्द इनका क्या कर दिया है, राजू का हल्का कर दिया है, और टैक्स एक बिल एक झंझट, अब कोई अलग अलग नहीं रहा है। तो जीएसटी क्या है, एक हमने देखा अप्रत्यक्ष कर है, जो पूरे भारत में हर सामान और सेवा पर लगता है। एक देश एक टैक्स का सिद्धांत पे ये काम करता है। अब इनमें बदलाव क्या हुए, जीएसटी ने 17 प्लस टैक्स जो हुआ करते थे, जैसे बैट, वैल्यू एडेड, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, ये अलग अलग टैक्स थे, उन्हें हटा के 4 स्लैब बनाए हैं। तो इंपॉर्टेंट पहली बार यही रहेगी कि इसमें स्लैब कितने, तो 4 स्लैब है, पहली बात ये याद रखनी। एक तो जीरो ही रहता है, वो तो अलग, ये 5, 12, 18, 28, और उसके अलग कुछ पे रहेगा जीरो। तो 5, 12, 18, 28 जो 4 मेन स्लैब हैं जो टैक्स है, स्लैब का मतलब क्या हुआ, जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिन पर 5% जीएसटी लगेगा, कुछ ऐसे होंगे जो 12, कुछ 18 और कुछ 28, तो ऐसे करके जीएसटी अलग अलग लगेगा। जीएसटी के प्रकार देखें, एक होता है सी जीएसटी, सी से सेंटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स लेगी उसे सी जीएसटी कह देंगे। एस जीएसटी राज्य सरकार लेगी, एस माने स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जब टैक्स जाएगा उसे कहेंगे एसजीएसटी। अब ऐसा हो सकता है ना कि दो, भारत में तो कई सारे राज्य, एक राज्य का सामान दूसरे राज्य में आए, मान लो उड़ीसा का सामान उत्तर प्रदेश में आ रहा, तो ये दो राज्य अलग अलग बदल गए कि नहीं, तो इन्हें कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, जब सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। या और इन्हें क्या करेगा, अब नॉर्मल सा सोचो, ये दोनों राज्य तो लड़ जाएंगे आपस में, और ये स्थिति भी थोड़ी अलग रहेगी कि कौन सा राज्य इकट्ठा करेगा। तो जो आईजीएसटी होता है उसे कौन इकट्ठा करेगा, केंद्र सरकार इकट्ठा करती है आईजीएसटी को। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी को हालांकि मिलेगा राज्य को ही, पर इंटीग्रेटेड वाला है। तो हमने क्या क्या देखा, 4 प्रकार की स्लैबें हैं, 5, 12, 18, 28। उसके बाद क्यों 3 तरीके का जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। दिल्ली का एक फैक्ट्री ने मुंबई के दुकानदार को 10,000 का सामान बेचा। अब आईजीएसटी भरेगा ना, क्योंकि एक से राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, दिल्ली से मुंबई, तो आईजीएसटी मान लेते 18% लगेगा। केंद्र सरकार यह टैक्स दिल्ली और मुंबई के बीच में बाद में बांट देगा। समझ में आया होगा ये वाला।
अब ऐसे ही रेस्टोरेंट पे देख लेते हैं, अपने रेस्टोरेंट पे 1000 रुपए का आपने खाना खाया, उस पे 5% जीएसटी लगा। कौन सा ये जीएसटी है? सीजीएसटी है। और उसमें मतलब 5% में 2.5% सीजीएसटी लगता है और 2.5% मान लो एसजीएसटी लगता है। तो ये दोनों ये केंद्र के पास जाएगा और एक राज्य के पास जाएगा। तो ये अलग-अलग तरीके के होते हैं। फिर लग्ज़री प्रोडक्ट आते हैं। लग्ज़री प्रोडक्ट पे टैक्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि लग्ज़री प्रोडक्ट आम इंसान तो खरीदता नहीं है, इन्हें खरीदते हैं बड़े लोग। तो लग्ज़री प्रोडक्ट पे 28% होता है प्लस सेस वगैरह भी होता है। तो महँगी कार है, मान लो 10 लाख की कार, उस पे क्या लगेगा? 28% जीएसटी लग जाएगा, तो 2.8 लाख रुपए जीएसटी लग जाएगा इस पे। तो ये देखा। जीएसटी के फायदा क्या है? कास्केडिंग इफेक्ट जो था वो खत्म कर दिया। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था अभी तक। एक बार टैक्स दे दिया इंसान ने, मान लेते हैं एक शर्ट बन रही है, अब शर्ट का पहले आया कपास, कपास से क्या बना? शर्ट का कपड़ा बना, और कपड़े को फिर सिल दिया गया, तो सिलाई, अब यहाँ पे भी टैक्स लगा, मान लो 10% यहाँ पे, 10% यहाँ 10, तो हर एक जगह टैक्स लग रहा है, जबकि ये चीज तो सेम ही बन रही है। तो वही कहते थे पहले कास्केडिंग इफेक्ट, ये अब क्या हो गया? खत्म हो चुका है। इसके साथ ही ई वे बिल, जो ट्रकों पर ट्रैकिंग सिस्टम और ट्रैकिंग चोरी होती थी, मतलब जो टैक्स की अलग अलग चोरी होती थी, वो खत्म हो गई है। उसके बाद है ऑनलाइन रिटर्न हो गया है, तो ऑनलाइन चीज हो जाती है, तो क्या होता है? चोरी कम हो पाती है, आसान भी हो जाता है। तो हमने 4 स्लैबें भी देखी, एक बिल सभी के लिए है, और आईजीएसटी से सुलझ, मतलब राज्यों की लड़ाई कैसे सुलझ गई है? इंटीग्रेटेड से आईजीएसटी, क्योंकि केंद्र सरकार इन्हें वसूल करेगी, बाकी दोनों राज्यों में बांट देगी, राज्य ए और राज्य बी को। तो ये देख, पुराना सिस्टम चूंकि अब रहा ही नहीं है, तो हमें ये देखना ही नहीं है। से तो अब क्या करना है? से मतलब जीएसटी को हम कैसे और आसानी से समझ सकते हैं? जैसे जीएसटी एक मेनू कार्ड है जहाँ सिर्फ 4 विकल्प हैं, 5, 12, 18, 28। पहले रेस्टोरेंट में जाते थे तो कितने विकल्प थे? 17 सब्जियां अलग अलग थी, अब कितने? केवल 4 विकल्प हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो 5, अब कौन कौन से होते हैं? जो बेसिक चीजें होती हैं, बिल्कुल जो सस्ती होती हैं, मतलब सस्ती का मतलब जो आम इंसान ज्यादा यूज करेंगे, जैसे दूध, अंडा, रोटी, ऑटो रिक्शा, इन पर 5% लगेगा। क्यों? ऑटो रिक्शा कौन चला रहा है? एक गरीब व्यक्ति, तो उस पर टैक्स कैसा लगेगा? 5% लगेगा। अब दूध, अंडा, रोटी, ये बेसिक जरूरतें हैं। अब अंडे, दूध पे और रोटी पे भी ज्यादा टैक्स लगेगा, तो फिर आम इंसान की और जरूरत महंगी होती चली जाएंगी। 12% लगता है जो थोड़ा ऊपर स्टार्ट होंगे, जैसे घर का पंखा, सिलाई मशीन, मतलब थोड़े इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो स्टार्ट हो जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो होंगे, उन पर 12% हो जाएगा। फिर 18% थोड़ा और ऊपर जाएंगे, जैसे कि साबुन हुआ, एसी हुआ, सिनेमा टिकट हुआ। सिनेमा टिकट एक बिल्कुल ऑटो रिक्शा, और मतलब इनसे, इन दोनों से तो थोड़ा ऊपर वाला व्यक्ति ज्यादा सिनेमा देखने जाएगा, तो सिनेमा के टिकट देखने जाएगा तो व्यक्ति पे लगेगा 18%। और एसी अब लेगा तो टैक्स लगेगा, और साबुन पे भी 18%। फिर आते हैं 28%, ये लग्जरी आइटम पे लगते हैं, जैसे कार, बाइक, चॉकलेट, इन पे जो लग्जरी चीजें हैं, जो इंसान अपनी जरूरतों के बाद खर्च करता है। ये क्या है? ये बेसिक जरूरतें हैं, इन पे खर्च करना ही करना है। पर चॉकलेट खाना कोई बेसिक तो जरूरत है नहीं कि ये खर्च ही खर्च करना है। तो ये क्या हुआ? ये लग्जरी पे माना जाएगा। अब बाइक और कार लेना, ये लग्जरी प्रोडक्ट में आते हैं, क्योंकि ये जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है? साइकिल, ऑटो रिक्शा, इनकी जरूरत है। तो ये हमने देखा। अब जीएसटी इनपुट क्रेडिट क्या होते हैं? तो व्यापारी जीएसटी में इनपुट क्या होता है? जब जो चीज, मतलब एक तरीके से बेसिक जो होते हैं, फंडामेंटल, जैसे कि एक ब्रेड बनाने में आटा चाहिए कि नहीं? तो आटा चाहिए, आटा के लिए फिर मशीन बनेगी, पैकिंग होगा, तो ये सब खरीदारी के लिए टैक्स होता है। तो इनपुट टैक्स इसे कहते हैं। आउटपुट टैक्स जब वो चीज बिकने जाएगी, ब्रेड बिकने जाएगा। तो एक होता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स उन चीजों पे लगता है जब फैक्ट्री में माल बन रहा होता है, तो उन पे। और आउटपुट टैक्स जब वो बिकने जा रहा होता है। तो जब इनपुट टैक्स, अब इनमें ही क्रेडिट मिलते हैं। अब पहले क्या होता था कि दोनों अलग अलग टैक्स लगते थे, अब क्या होता है? इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स के काट दिया जाता है, मतलब टैक्स यहाँ पे लगी जाएगा। फिर वो व्यक्ति जब बेचने जाएगा, मान लो ऐसे याद करो, यहाँ पे मान लो 15% उसने जब बेसिक चीज फैक्ट्री में बना रहा था, तो 15% उसने टैक्स दिया था। पर जब बेचने जा रहा है तो 18% टैक्स दे रहा है वो व्यक्ति। और उसने वही चीज, मतलब जब उसने आटा खरीदा था 15% दिया, या पॉलीथीन पैकिंग के लिए खरीदी 15%, जब वो ब्रेड बेचने आ रहा है तो 18% दे रहा है। अब होगा क्या? अब ये 18 और 15 तो मिलके 33 होते चले जाएंगे, तो ज्यादा टैक्स होगा क्या? केवल यहाँ पे उसे कितना देना होगा? 3%, क्योंकि वो 15 दे चुका है। केवल एक्स्ट्रा कितना? 3%। तो ये कट जाते हैं, माइनस कर देते हैं, क्रेडिट होते हैं। क्यों? पहले दिया है तो तुम्हारे खाते में एक तरीके से डले रहेंगे कि हाँ ये पहले दे चुके हैं, अगली बार उसी सामान पर नहीं लगेगा। तो ये है इसमें। जैसे कि खरीदा माल 10,000 का माल खरीदा था, क्योंकि
ये इनपुट है खरीदा और उसके बाद उसमें एक बार टैक्स लगेगा, दूसरे बार में ये चीज़ काट दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब जीएसटी की समस्याएँ क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिटर्न है। अब जो ये इनपुट आउटपुट वाली चीज़ें ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही है ना, तो थोड़ा जटिल है। दूसरा हाई टैक्स है, टैक्स कई चीज़ों पर टैक्स बहुत महँगी है, जैसे होटल, इंश्योरेंस, बीमा तक पे टैक्स महँगा है, क्योंकि बीमा पे कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अब इन्हें ट्रिक से समझ सकते हैं, जैसा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी। मतलब आईजीएसटी क्या होता है, अकेला लगता है जब ट्रांजैक्शन 2 राज्यों में होता है। मतलब एक राज्य में जब जैसे राज्य में लगेगा तो दोनों लगते हैं ना, ये होटल में देखा था, सीजीएसटी, एसजीएसटी दोनों लग रहे थे, पर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जा रहा होगा तो ये अकेला लगेगा, कौन सा, आईजीएसटी। उसके बाद दोनों राज्यों के बीच इसे बाँट दिया जाता है। तो ये हमने देखा इसके बारे में। तो अब जीएसटी के बारे में बेसिक ज़रूरतें हो ही गई हैं। तो 2026 से अब क्षतिपूर्ति उपकर उपकर मतलब एक्स्ट्रा परिषद ने 2026 में क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद लग्जरी सिन और डिमेरिट गुड्स पर कराधान हेतु निर्णय लेने के लिए एक बैठक गठित की थी। क्षतिपूर्ति कर उपकर क्या था, अभी कंपेंसेशन सेस सरकार ने ये कहा था, देखो जीएसटी अभी लागू कर लो, कोरोना से पहले कहा था कि जीएसटी लागू कर लो। अब हो सकता है राज्य को पहले 100 रुपए मिलते थे, अब जीएसटी की वजह से उसे 90 रुपए मिल रहे हो या 95। तो सरकार ने ये कहा था जो 4-5 रुपए का घाटा हो रहा है वो केंद्र सरकार अभी देती रहेगी जब तक व्यवस्था नहीं बनती है, क्योंकि वैसे तो जीएसटी है ही ठीक, पर शुरुआत में जो घाटे हो रहे हैं तो वो ही था कंपेंसेशन वाला। अब सरकार ने कहा इसे समाप्त कर दिया जाएगा 26 में, और उसके बाद इन सबके टैक्सों के लिए दोबारा से बैठक हुई है। तो इन्हें देखते हैं, जो तीनों जो पॉइंट दिए हैं, पहला होता है लग्जरी गुड, हम खरीद समझ चुके हैं ना कि ऐसी वस्तुएं जो आवश्यक नहीं होती पर लोग खरीदते हैं उन्हें, जैसे कार वगैरह है। अब स्पोर्ट्स यूनिटी व्हीकल है, एसयूवी है, एसयूवी कार इंसान बहुत महंगी खरीदेगा पर बेसिक कार भी तो ले सकता है। तो लग्जरी गुड ऐसे होते हैं जो आवश्यक नहीं होते हैं। उसके बाद है सिन गुड्स, लगी रहा है सिन माने पाप, तो ऐसी चीजें जो हानिकारक होती हैं, जैसे गैम्बलिंग, शराब, ये सब चीजें सिन गुड्स में आती हैं। सिन तो मतलब जो हानिकारक हो। उसके बाद है डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं, ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ताओं को पसंद तो आती हैं पर वास्तव में भी हानिकारक होती हैं, जैसे कि इन्हें और हतोत्साहित भी किया जाता है, जैसे तम्बाकू, सिगरेट, ये वाली चीजें पसंद आती हैं पर क्या होता है, हानिकारक होती है। इसमें क्या है, सिन गुड्स में पहले से ही है कि हानिकारक ही होती है। गैम्बलिंग, शराब किसी तरीके से तो सही नहीं है, अवांछनीय भी, मतलब जो समाज में भी इन्हें सही नहीं माना जाता है, तो समाज में इन्हें अनैतिक माना जाता है। पर डीमेरिट गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें समाज अनैतिक नहीं मानता है। अब तम्बाकू, सिगरेट को समाज ज्यादा अनैतिक नहीं मानता है, और पर हतोत्साहित तो सरकार करेगी ना, तो इन्हें कहते हैं डीमेरिट करना है, मतलब नीचे गिरा देना। तो डीमेरिट करना है, इन्हें हतोत्साहित करना है, तो इनमें तम्बाकू, सिगरेट्स आएंगे। तो ये हमने समझा। इन सब पे ही अब टैक्स की दोबारा चर्चा होने के लिए बैठक आई थी। तो बाकी सारी चीज हम देख चुके हैं। 17 में बनाया था, लग्जरी पे 28% होता है, मतलब ये तीनों टैक्स है, इन पे अभी कितना लगता है, 28%। अब तम्बाकू खाएगा व्यक्ति 28% देगा, सिगरेट पे 28, तो ये वाली चीजें। जीएसटी कब अधिनियम में, कौन सा अधिनियम था, तो 2017 में 101 अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो ऐसे याद कर लेना, इसे 101 रुपए ही तो देते हैं, तो ये रुपए से ही संबंधित है जीएसटी। अब शादी विवाह में कैसे देते हैं, 101, तो ये याद कर लेना। स्लैब देख चुके हैं, और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, एक देश एक कर, और ये वाला हो गया। उसके बाद देखते हैं जीएसटी परिषद के बारे में। तो जीएसटी जो परिषद है, जो अभी मीटिंग बुलाई गई थी, वो कोई आर्टिकल तो होगा ना, जब संविधान में चेंज हुआ था 101 के अंतर्गत, तो हुआ क्या है, 279 का ए आर्टिकल है। अब चूंकि इधर 280 के आसपास आर्टिकल हैं, तो इधर वित्त वाले ही तो होते हैं, जैसे वित्त आयोग, आकस्मिक निधि, और ये इधर की तरफ वो ही मिलेंगे 250 के बाद वाले एरिया में। तो उधर ही मिलता है जीएसटी परिषद, ऐसे याद कर लेना अगर बिल्कुल भूल रहे हो तो 280 के पास है ये, तो 279 का ए जीएसटी परिषद की बात करता है। परिषद में क्या मतलब, मीटिंग करेंगे ये संवैधानिक निकाय है, चूंकि संविधान में उल्लेख है तो संवैधानिक निकाय है, और 101 में संविधान संशोधन के तहत इसे गठित किया गया था। राष्ट्रपति इसकी गठन कौन करेगा, अब चूंकि कोई भी संवैधानिक चीज होती है उसे गठित राष्ट्रपति ही तो करता है, तो वित्त मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होगा। अब सोचो जीएसटी, अब जीएसटी के मामले किसी नेता को, नॉर्मल नेता को या पीएम को मुश्किल है थोड़ा समझना, मतलब अगर जिसने इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, तो होगा क्या, यहाँ पे वित्त मंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उद्देश्य क्या होगा, जीएसटी की दरें, मीटिंग, सारी चीजों पर सिफारिश करना। अब वोटिंग कैसे होती है इस पे, तो इसमें राज्यों के पास 2/3 वोटिंग है, केंद्र के पास 1/3 वोटिंग है। तो ये याद रखना है, मतलब 2/3 किसके पास है, मतलब थोड़ी वोटिंग राज्यों के पास ज्यादा है
अगर टोटल राज्य मिल जाते और 1/3 किसके पास है, केंद्र के पास है। तो ये पूछा जा सकता है केंद्र के पास कितनी है। तो ये अब जीएसटी के लिए अपील भी तो कर सकते हैं, जीएसटी की कोई चीज ना सही लगे तो अपील भी है। तो जीएसटी अपीली अधिकरण भी बनाया गया था 2017 में ही। तो बस इतना याद रखना, अपील इसकी पीठ कहाँ है, दिल्ली में है, और अन्य राज्यों में कई अलग अलग पीठ है। अब जीएसटी जो इसकी पीठ होगी उसकी अध्यक्षता मतलब एक अध्यक्ष होगा और 2 तकनीकी सहायक होते हैं केंद्र राज्य के। तो ये सब होता है, और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से केंद्र सरकार इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी मतलब या तो वो ही कर सकते हैं, उनके द्वारा कोई नामित किया जाएगा। 3 या 70 वर्ष तक वो व्यक्ति बना रहेगा। अब ये 65, 62, 60 ऐसे तो हम एज पढ़ते हैं, 70 वाले कुछ कम ही मिलते हैं। तो 3 या 70 तो ऐसे याद कर लेना। भारत का मुख्य न्यायाधीश भी तो नियुक्त हो सकता है। तो अब सोचो ये नियुक्त हो सकता है तो 65 पे तो वैसे ही रिटायर होगा, तो 65 के बाद 70 तक ये हो सकता है, मतलब तो ऐसे याद हो जाएगा। तो ये है। उसके बाद है, अब है एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, तो एक्साइज ड्यूटी थोड़ा समझते हैं। तो अगर सोचो राजू जो अभी हमने देखा था वो एक बिस्कुट फैक्ट्री चलाता है, 1 महीने में 1 लाख बिस्कुट बनाता है। पहले जीएसटी पहले सरकार देती, मतलब पहले क्या होता था, पहले जीएसटी आने से पहले सरकार उससे कहती थी कि हर पैकेट पे 2 रुपए टैक्स दो, और यही एक्साइज ड्यूटी है। अब एक्साइज ड्यूटी अभी तो खत्म हो चुकी है क्योंकि अब हर पैकेट पे तो लगता नहीं है। तो एक्साइज ड्यूटी खत्म हो चुकी है। फैक्ट्री अब क्या होता है, मतलब ये होता क्या था, फैक्ट्री में माल बनते ही लगने वाला जो टैक्स था उसे ही कहते थे एक्साइज ड्यूटी। फैक्ट्री में माल बनेगा और जो टैक्स सबसे पहला लगेगा वो क्या कहलाएगा, एक्साइज ड्यूटी। 2017 में जीएसटी के आने बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। पर कुछ चीजें आज भी ऐसी हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। अब अगर उन पे जीएसटी नहीं लगेगा तो उन पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, और यही इनसे ही आय होती है सरकार की ज्यादा। जैसे पेट्रोल, डीजल और शराब, ये महंगे क्यों हैं, क्योंकि इन पे आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो एक्साइज ड्यूटी चूंकि ज्यादा होती है, तो एक्साइज ड्यूटी के कारण ही शराब और पेट्रोल डीजल कैसे होते हैं, महंगे होते हैं। तो क्या हमें समझ में एक्साइज ड्यूटी, ये गेट है फैक्ट्री में, पीछे फैक्ट्री जो दिख रही है इसमें सामान मिल रहा है, याद कर लेना इसे। तो फैक्ट्री में ये सामान मिल रहा है, बन रहा है, मतलब फैक्ट्री के गेट से जैसे ही सामान मिलेगा निकलेगा उस सीधा रुपए देना पड़ेगा। तो यही होता है एक्साइज ड्यूटी। तो सीधे मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। किस पे नहीं लगता है, पेट्रोल, डीजल, शराब और तंबाकू वाले एरिया पे अभी ये अलग अलग है। तो ये देख लिया हमने। तो यहाँ पेट्रोल, शराब ये सब महंगे हैं इसी वजह से। एक्साइज ड्यूटी के उदाहरण देख सकते हैं कि अब राजू को सिर्फ क्या जीएसटी 18% देना होगा बिस्कुट वगैरह पे। एक्साइज और जो बैट है उसे रिप्लेस कर दिया गया है। अब क्या है, इनके देखें थे इनमें अंतर, पहले एक्साइज लगता था, अब जीएसटी लगता है। तो ये निकलते समय ही लग जाता है एक्साइज ड्यूटी, अभी माल बिका नहीं है। जीएसटी कब लगता है, जो पैकेट बिकेगा, जीएसटी बिस्कुट का पैकेट बिकेगा तब रुपए मिलेगा, तब जीएसटी लगेगा। जबकि ये निकलते समय लग जाता था एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री से। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, जीएसटी लगता है सप्लाई चेन के हर स्टेप पे, मतलब पूरे हर एक स्टेप पे टैक्स लगता हुआ आता है, तब लास्ट में जीएसटी होता है। ये अब क्या है, अब सिर्फ पेट्रोल, शराब पे लगता है, और ये लगभग सभी पे लगता है जीएसटी जो है। अब जैसे सिगरेट वगैरह उन पे तो 28% लगता है, तो उन पे एक्साइज ड्यूटी अभी नहीं लगती है, पर उन पे 28 लगता है, इस वजह से वो महंगे हैं। तो ये देख लिए। तो एक्साइज ड्यूटी को और आसान से याद करें, ये चौकीदार है जो गेट पे क्या है, देखो खड़ा है गेट पे, तो चौकीदार गेट पे खड़ा है ये, और ये रुपए ले रहा है माल निकलने के लिए। तो यही होती है एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी वाला भी हमने ये देख लिया चैप्टर। तो अब इसके बाद देखते हैं इसमें इनवाइट, ये वाला हो गया एक्साइज ड्यूटी का पूरा। तो ये समझ लिया हमने। उसके बाद है अगला कि इनवाइट ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये भी उसी से संबंधित है। तो इनवाइट ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, कि मान ले फिर राजू की फैक्ट्री वो अभी चला रहा है, उसने बिस्कुट बनाने के लिए आटा मंगाया, चीनी मंगाई, घी मंगाया, उसने सब खरीदा। अब राजू ने क्या किया कि सरकार ने इन सब सामग्रियों पर 18% जो जीएसटी लगा ही दिया था, अभी हमने देखा। लेकिन बिस्कुट पर सिर्फ 5% जीएसटी है, मतलब जो आटा, चीनी, घी मंगाया था उस पे 18% जीएसटी है, अलग अलग इन पे। और पर जब बिस्कुट बेचा तो बिस्कुट पे केवल 5% जीएसटी। अब ये उल्टा नहीं हो गया कि बेचने वाली चीज पे कम है और बनाने वाली चीज पे, जबकि बेचने वाले पे ज्यादा होता है ना अमूमन टैक्स। तो अब जैसे गाड़ी के पार्ट्स हैं, अब गाड़ी के पार्ट्स, टायर पे और छोटी चीज पे टैक्स कम होता है, जब कार बन जाएगी या बड़े प्रोडक्ट हो जाएंगे तो टैक्स ज्यादा होना चाहिए। तो वह अब क्या होगा, अब राजू
की समस्या क्या है कि वह इनपुट टैक्स 18% दे रहा है, आउटपुट टैक्स 5%। अब ये तो समझ में आया होगा, पिछले आर्टिकल में ही था। इनपुट टैक्स का मतलब जो फैक्ट्री में माल बन रहा है, तब जो चीज़, अब ये आटा, चीनी, घी क्या है, इनपुट है बिस्कुट बनाने के लिए, तो इन पे 18% दे रहा है, पर जब आउटपुट निकल रहा है बिस्किट तो उन पे 5% कम देना पड़ रहा है। तो इनपुट क्रेडिट पूरा इस्तेमाल तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था इनपुट जो क्रेडिट मिल रहे थे, क्रेडिट तभी तो मिल रहे थे कि पहले मान लो उस व्यक्ति ने 25%, जैसे अभी हमने एक देखा था, एक में 15% टैक्स लग रहा था, फिर आगे जाने के बाद 18% टैक्स लग रहा था, मतलब 3 का अंतर आ रहा था, तो उसे केवल 3% देना था, क्योंकि वो 15 पहले दे चुका था। अब यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना, यहाँ पहले वो 18 दे चुका है, 5 दे रहा है, तो अब उसे जो क्रेडिट मिलने थे वो यूज तो हो ही नहीं पा रहे, तो इसे ही कहा जाता है इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर, मतलब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। तो ये फिर मिलते तो हैं क्रेडिट, पर समस्या थोड़ी जटिल होती है इनकी। तो इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब इनपुट टैक्स ज्यादा हो, आउटपुट टैक्स कम हो, बस इतना याद रखना है। तो वही लिखा है कि जब इनपुट मतलब कच्चा माल, मशीनरी पे टैक्स ज्यादा हो, और जब तैयार प्रोडक्ट हो जाए तो टैक्स कम हो जाए। तो यही है इनपुट मतलब इन्वर्टेड ड्यूटी, मतलब इन्वर्टेड उल्टा ड्यूटी और स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें उल्टा बस याद रख लेना है। और अब क्या होगा यहाँ इन्वर्टर, अब देखो इस वाले एग्जांपल के साथ इनमें समझना है कि ये, अब ये मान लो बताना है आपको कि इसमें लगा है कि नहीं लगेगा इन पर। कपास 5% जीएसटी पे उसने खरीदा, किसी व्यक्ति ने सीधा कपास खरीदा, कपास में, अब कपास खरीदा रुई वाला, अब मान लो उसका उस, और जब उसने साइट बना दी उस पे या कुछ बना दिया उसने, तो उस पर 12% जीएसटी लगा। अब सोचो कपास पे 5% जीएसटी था, साइट पे 12% जीएसटी, क्या इसमें इन्वर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर लगा है? सोचो इसे, इन्वर्ट ड्यूटी तो इसमें नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? अभी तो हमने देखा, अगर ये 12 पहले लग जाता, 5 बाद में लगता, तब इन्वर्ट होता। ये तो नॉर्मल जीएसटी है, यहाँ पे तो उसे क्रेडिट मिल जाएगा ना, उसे अब केवल 7% देना होगा इस जगह, क्योंकि 5 वो पहले दे चुका है। तो यहाँ इन्वर्ट स्ट्रक्चर नहीं लगेगा। जबकि फार्मा इंडस्ट्री में हम देखते हैं, दवा बनाने के लिए केमिकल 18% लगे, मतलब यूज करे थे उसने, उसके बाद दवा तैयार पे 12% लगा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कैसा हो रहा है कि पहले ज्यादा लास्ट में कर। तो इन्वर्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, पहले टैक्स कम देगा व्यक्ति, बाद में टैक्स ज्यादा देगा, बस इतना याद रखना है इसे। इन्वर्ट ड्यूटी के नुकसान क्या है, कैश फ्लो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रेडिट में इंसान फंस जाएगा। अब रुपए तो उसका ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि पहले मान लो वो 18% जीएसटी दे चुका बिस्कुट में, अब 5% दे रहा है लास्ट में। अब जो उसका जो बचा रह गया 10% के आसपास, 10-12%, वो अब रुपए सरकार के पास है, मतलब कंपनी, अब थोड़ा बोझ हो जाएगा कि नहीं, तो कंपनी क्या करेगी, ग्राहकों को थोड़ा ज़्यादा महंगी चीज़ देगी, क्योंकि वो आते तो हैं रुपए, पर थोड़ा लेट से। तो हमें केवल इन पढ़ना था। तो बस यही इसका एग्जाम्पल से हम इसे समझ सकते हैं कि मान लो कि जब आप बिजली का बिल 1000 देते हो, किराए से केवल 500 ही मिल रहे हैं, मतलब बिल ज़्यादा दे रहे हो और किराए से 500 मिल रहे, बाकी 500 सरकार से मांगते हैं। तो अब मिलेंगे तो, पर वो बाद में मिलेंगे सरकार से। तो ऐसी चीज़ें हैं इनवर्ट ड्यूटी में। तो इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इनपुट ज़्यादा हो जाएगा, आउटपुट कम टैक्स हो जाएगा। और मतलब सामान्य में क्या होता है, आउटपुट ज़्यादा टैक्स लगता है और इनपुट कम लगता है। इसमें उल्टा हो जाएगा, इनपुट ज़्यादा आउटपुट कम हो गया। तो ये हमने देख लिया। अब सरकार ने अभी क्या कर दिया है, सरकार ने हाल ही में कुछ बदलाव किए हैं जीएसटी काउंसिल की पहल। तो जीएसटी काउंसिल ने कई उत्पाद जैसे कि फुटवियर, टेक्सटाइल पर इनपुट आउटपुट टैक्स बैलेंस किया है, मतलब वो सरकार ने बैलेंस करने की कोशिश की कि ज्यादा अंतर ना हो। रिफंड नियम, अब कुछ सेक्टर्स में इनवर्ट ड्यूटी के लिए ऑटोमेटेड रिफंड मिलता है। तो ये दे मतलब ऑटोमेटिक रिफंड जल्दी आ जाएगा। तो इनवर्ट ड्यूटी अब स्ट्रक्चर क्या उल्टा था हुआ, जो इनपुट पर ज्यादा वसूल करता है, बाद में कम करेगा। तो यही है इसमें। अब अगला जो आर्टिकल है वो है, तो इसमें देख लेते हैं अब क्या नया आया है। तो बस केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मतलब एक डॉक्यूमेंट साझा किया है इनवर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। अब आप लोग इसे तो समझ चुके होंगे आराम से। यह वह स्थिति है जब क्या होता है, अब देख चुके हैं, फिनिश्ड गुड्स की तुलना में, मतलब आउटपुट गुड की तुलना में इनपुट गुड पे शुल्क ज्यादा होता है। अब ये पूरी चीजें नॉर्मल ही है, वही वाली चीज जो हम समझ चुके हैं। अगला जो है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स, गेन टैक्स। तो लॉन्ग टर्म नाम ही है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए गेन किया है, और उस पे क्या है, टैक्स भरना पड़ेगा किसी लंबे समय का। कैसे, 500 रुपए की चीज खरीदी है मान लो, और उस पे वो हो गई है मान लो 1000 रुपए की, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो उस पे क्या है, ये लॉन्ग टर्म में फायदा हुआ कि नहीं। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी ने 5 साल पहले बिटकॉइन खरीदा था, अब बिटकॉइन तब तो बहुत सस्ते हुआ करते थे, तो मान लो उसने 1 लाख में 10 बिटकॉइन खरीदे थे। आजकल बिटकॉइन तो 1 करोड़ में हो चुका है। तो मान लेते हैं, पर उसने 50 लाख हुआ तभी बेच दिया था, तो अब उसे 49 लाख का तो प्रॉफिट हुआ है। अब
उसे 49 का प्रॉफिट हुआ, यही तो उसका, क्योंकि उसने 5 साल इंतजार किया, उसके बाद बेचा। तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, 1 साल से ज़्यादा। तो याद क्या रखना है, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 12 महीने से ज़्यादा के लिए जब होल्ड करता है व्यक्ति और उसे कुछ गेन होता है तो इसे ही कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब होल्डिंग पीरियड देख चुके, 1 साल से ज़्यादा होता है। अब 1 साल किस पे होगा, शेयर, म्यूचुअल फंड, बिटकॉइन, इन पे 1 साल से ज़्यादा होगा। पर अगर प्रॉपर्टी, घर, ज़मीन है, इन पे 2 साल से ज़्यादा होगा तब लॉन्ग टर्म माना जाएगा। तो याद क्या रखना, लॉन्ग टर्म भी अलग-अलग है। शेयर, म्यूचुअल फंड पे 1 साल लॉन्ग टर्म है और प्रॉपर्टी पे 2 साल लॉन्ग टर्म माना है। टैक्स रेट क्या रहता है कि इन पे 10% के आसपास और इन पे जो गोल्ड, प्रॉपर्टी, इन पे 20% के आसपास रहेगा। तो ये अलग-अलग खैर सरकार का बदलता है। अभी जैसे बजट आने वाला है, तो बजट के साथ इसे अपडेट कर लेना अगर कोई चेंज आता है तो। उसके बाद है लॉन्ग टर्म गेन्स का उदाहरण, अब हम देख ही चुके हैं, मतलब एक व्यक्ति लंबे समय में जो कमाता है वही है। तो क्या है कि मेहनत की कमाई होती है और इन पे इन्वेस्टर जो होते हैं वो फायदा ले जाते हैं, सरकार फायदा लेती है। तो ये सारे हमने देख लिए आर्टिकल। तो इसमें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, इंडेक्स और इंडेक्सेशन लाभ, अभी ये देखेंगे इंडेक्सेशन लाभ। अभी हमने क्या देखा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, तो लोक लोकसभा ने अचल संपत्तियों, अचल क्या, जो हिल नहीं सकती, जैसे प्लॉट है, कहीं जा सकता है, घर कहीं जा सकता है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कर प्रावधानों में संशोधन करने के लिए 2024 में विधेयक लाए थे। कैपिटल गेन टैक्स हम देख चुके हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में क्या है, तो शॉर्ट टर्म टैक्स और लॉन्ग टर्म में 24 महीने से कम समय के लिए पूंजीगत है तो वो शॉर्ट टर्म मान लिए जाएंगे। 12 महीने से कम समय में पूंजीगत संपत्ति धारण करते हैं, जैसे कि शेयर, म्यूचुअल अभी देखा था, तो उन्हें 1 साल का देखा था ना, तो 1 साल के लिए अगर शेयर है तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए संपत्ति है तो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। शॉर्ट टर्म में क्या आ जाएगा कि 36 महीने के लिए, 36 महीने से अधिक समय के लिए चल संपत्ति और 12 महीने से अधिक समय के लिए पूंजीगत संपत्ति, जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, और ये 12 महीने से अधिक समय के लिए, जिसमें जो लॉन्ग टर्म वाले में, शॉर्ट टर्म में क्या हो जाएंगे, 12 महीने से कम, मतलब ठीक उल्टा, ये इसमें 12 महीने से ज्यादा रहेगा, इसमें 12 महीने से कम रहेगा। इधर प्रॉपर्टी कितने 24 महीने रहता है, इधर कितना रहता है, जो चल संपत्ति होती है, कार वगैरह, उन पे 36 महीने में माना जाएगा, मतलब उन पे जैसे चल संपत्ति होंगी उन पे 3 साल का देखा जाएगा। तो ये है। अब एक होता है, इसमें नाम आया है ग्रैंड फादर क्लॉज। तो ग्रैंड फादर क्लॉज को हमने करंट की वीडियो में भी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था। इसका मतलब ये होता है, उस टाइम वो चर्चा में था सिंगापुर और म्यांमार, इन जैसे देशों के लिए, मॉरिशस के लिए। तो हुआ क्या था, जब तब हमने देखा था कि सरकार ने क्या किया है, टैक्स के लिए कुछ संशोधन किए हैं, डबल टैक्स वगैरह के लिए। अब हुआ क्या है कि ऐसा मान लो, ग्रैंड फादर क्लॉज क्या है कि सरकार कोई नए नियम लेके आती है, नए रूल्स लेके आती है। ये नए रूल्स उन देशों, कुछ देशों पे लागू नहीं होते और वहां वो अपने पुराने नियम पे चला सकते हैं, जो मतलब व्यापार चल रहा है या जो भी चीज चल रही, वो पुराने नियम के अनुसार चल सकता है, नए नियम जरूरी नहीं है लागू करना। तो उसे ही कहते हैं ग्रैंड फादर क्लॉज। तो उस टाइम हमने देखा था कि म्यां मतलब सिंगापुर, मलेशिया, इनके साथ जो हमारा टैक्स सिस्टम चल रहा है वो पुराना वाला ही चलेगा। तो तब आया था ग्रैंडफादर क्लॉज, तो वही याद रखने ना, इसे लीगेसी क्लॉज कह रहे हैं। लीगेसी तो है पुरानी, तो इसमें क्या है, कानून लागू होने के बाद भी पहले से जो कानून चल रहे थे, टैक्स चल रहे थे, उन्हें ही लागू किया जाएगा ना, नए लागू नहीं होंगे। तो इन्हें कहा जाएगा ग्रैंडफादर क्लॉज। करदाताओं के बाद पास विकल्प क्या होगा, कम टैक्स का भुगतान कर सकेंगे, क्योंकि नए नहीं है तो कम टैक्स का भुगतान कर सकेंगे, ऐसी सारी चीजें इसमें आएंगी। उसके बाद एक नई टर्म आई है, इंडेक्सेशन क्या है और इसकी घटना कैसे की जाती है, तो अब आइए इसे समझते हैं। तो इंडेक्सेशन का मतलब होता है महंगाई के हिसाब से खरीद की कीमतों कीमत बढ़ाकर टैक्स कम करना। जैसे कि ऐसा समझ लो, 2015 में एक प्लॉट खरीदा था, 2023 में वो प्लॉट 10 लाख का था, 15 में अब हो गया वो 20 लाख का। 10 लाख का फायदा हुआ, पर महंगाई भी तो बढ़ गई ना, पहले 10 लाख की जो चीज आती थी अब वो 15 लाख की आएगी, तो इसमें असल में तो फायदा 4-5 लाख का ही तो हम मानेंगे, क्योंकि कुछ महंगाई भी तो बढ़ी। तो इसे एडजस्ट कर देना, मतलब टैक्स पूरे 10% पे थोड़ी ना लगना चाहिए कायदे से, क्योंकि जो व्यक्ति ने 10 लाख इन्वेस्ट किए थे उसे भले ही उसके 20 हो गए हैं, पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, 10 लाख इन्वेस्ट, टाइम भी तो दिया, इसमें महंगाई बढ़ गई। तो यही है इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन मतलब महंगाई के हिसाब से कीमत पर टैक्स कम कर दिया जाता है। तो मान लो 10 लाख पे टैक्स लगना था 20%, अब वो लगेगा केवल 15%, या जो भी सरकार निश्चित करेगी रियल एस्टेट पे। तो टैक्स बचाने के टिप्स यही होते हैं, जैसे इंडेक्सेशन का उपयोग करते हैं जो प्रॉपर्टी वगैरह के लोग होते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं। टैक्स सेविंग निवेश होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में 1 लाख से नीचे की छूट होती है, मतलब लॉन्ग टर्म में भी
भी 1 लाख से कम वाला है तो लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं लगता है। तो इंडेक्सेशन को समझ लिया हमने नॉर्मली कि उसमें क्या होता है, सरकार कहेगी चिंता मत करो, महँगाई के साथ एडजस्ट करेंगे और तुमसे क्या क्या लेंगे, कम टैक्स लेंगे। तो यही इंडेक्सेशन हो गया। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एक सरकार निकालती है, CII कॉस्ट, ये बेसिक वाली इकोनॉमी के टर्म्स हैं जो हम इकोनॉमी पढ़ते टाइम हम सीखते हैं। तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन एक इंडेक्स होता है, हर साल इंडेक्स नंबर एक सरकार निकालती है, मतलब एक नंबर निकालती है कि मतलब महंगाई इतना हो गया, इतनी हो गई। जैसे कि इसमें देखो कि 2010-11 में मान लो 167 हुआ करता था, 167 था क्या कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, मान लो ऐसा, इसे और एग्जांपल से महंगाई इतनी थी, मतलब इतने में आ रहा था, वही चीज का 12 13 14 साल के बाद 348 हो गया है, मतलब इसका रेट जो 163 था वो 348 हो गया, क्योंकि महंगाई डबल हो चुकी है, सारी चीजें महंगी हो चुकी है। तो यही है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। फॉर्मूला भी इसका होता है पर वो इतना जरूरी है नहीं, बिक्री के साल का ऊपर लिख दो, जैसे बिक्री के साल 2011 का ऊपर लिख दो, बाकी खरीदे हुए साल का, और फिर कीमत पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। तो ये है इंडेक्सेशन के फायदे क्या होता है, टैक्स कम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो टैक्स कम लगेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मेन बात है कि टैक्स हम कहाँ लागू होता है, प्रॉपर्टी पे लागू होगा, बिल्कुल प्रॉपर्टी पे ही तो मेन लागू होगा। गोल्ड पे लागू होगा, गोल्ड पे भी लॉन्ग टर्म टैक्स मतलब फायदा होता है तो उस पर भी लागू होगा। डेट म्यूचुअल फंड पे हो जाएगा, 3 साल से ज्यादा के म्यूचुअल फंड होंगे उन पर लागू हो जाएगा ये। तो इंडेक्सेशन के उदाहरण भी देख लिए हमने, सारी चीजें देख ली। तो इंडेक्सेशन में क्या है, इंडेक्सेशन शेयर और इक्विटी फंड पे लगता है, शेयर पे नहीं लग रहा था, शेयर पे ये नहीं लगेगा। बाकी ये क्या है, गोल्ड प्रॉपर्टी पे अभी देखा हमने, गोल्ड पे लगता है, डेट फंड पे लगता है, सब पे। शेयर और इक्विटी पे नहीं लगता, जबकि टैक्स शेयर पे लगता है। तो इस पे ये है। तो इंडेक्सेशन क्या है, महंगाई के हिसाब से टैक्स को कम कर देना, यही है बस इंडेक्सेशन। तो क्या है, गोल्ड प्रॉपर्टी, गोल्ड और जो डेट फंड होता है मतलब कर्ज वाले, तो डेट फंड में काम करता है ये कौन सा, इंडेक्सेशन। तो ये हमने देखा इंडेक्सेशन के बारे में। उसके बारे में एक यही है वो मुद्रा, वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, मुद्रास्फीति के साथ समन्वय कर दिया है। फायदे भी देख लिए सारे चीजें। अब उसके बाद एक इनहेरिटेंस नाम, ये विरासत, जैसे किसी को विरासत में संपत्ति मिली है बहुत सारी, तो उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं, तो सरकार टैक्स आजकल ले ही रही है हर चीज पे। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्र में बताया, मतलब शोध पत्र है, रिसर्च पेपर आते रहते हैं, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा प्रकाशित हुआ था। इसमें जो नाम है इसका, टूवर्ड्स टैक्स जस्टिस एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया नाम से ये रिपोर्ट आई थी। रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में भारत की आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए अमीरों पर संपत्ति कर और विरासत कर लगाने का प्रस्ताव दिया था। तो इसमें यह कहा गया था कि गरीब जो लोग होते हैं उन पे तो टैक्स लगता ही है, अब अमीरों पे थोड़ा और टैक्स लगाओ। मान लो अंबानी का जो रुपए ट्रांसफर होगा उसके उनके लड़कों में, उनकी फैमिली में, जब उन्हें वो मिलेगा तो उस पर टैक्स लगना चाहिए ज्यादा, थोड़ा टैक्स अलग से। तो इनहेरिट टैक्स क्या होता है, विरासत टैक्स किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों को विरासत में मिली जो जायदाद होती है उस पर स्टेट टैक्स से अलग है, मतलब स्टेट टैक्स लगता है मृत व्यक्तियों की संपत्ति के कुल मूल्य पर ये इनहेरिट टैक्स और लगना चाहिए। जैसे कि कई देशों में अपनाए गए, जैसे जापान में विरासत कर की दर 55% है और दक्षिण कोरिया में 50% तक है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो जापान और इनमें काफी ज्यादा टैक्स मतलब इसमें लगता है विरासत, और भारत में भी लगता नहीं है। तो भारत में अमीर लोगों को क्या है, इससे फायदा होता है। इसे कई देशों में अपनाया गया है, वो हमने देख लिया विरासत के लाभ क्या हो। अब सोचो सरकार के पास रुपए आएगी, अब सरकार गरीबों का टैक्स कम कर सकती है तो असमानता कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। अगला है विरासत के प्रभाव कर। अब विरासत, अब ये टैक्स लगेगा तो क्या हो जाएगा, कर चोरी भी तो बढ़ेगी, लोग नए नए तरीके ढूंढेंगे ऐसे टैक्सों से बचने के लिए। भारत में अभी तक कभी लागू हुआ है, नहीं हुआ है। अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है कि भारत में कभी विरासत टैक्स लागू हुआ है तो नहीं हुआ है। अगर होता तो हम नॉर्मल सी बात है, कभी ना कभी ऐसी चीज सुनते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है। 1953 में स्टेट ड्यूटी एक लगाई गई थी केवल, इसकी कर की दर 85 तक पहुंच गई थी, जिसके कारण अत्यधिक अलोकप्रिय हुआ, फिर इसे समाप्त कर दिया गया था स्टेट ड्यूटी। मतलब उसमें थोड़ा सा टैक्स ले लेते थे केवल ड्यूटी के नाम पे, तो ऐसा कुछ खास नहीं था। स्टेट ड्यूटी के समान भारत में उपहार भी लगाए गए थे, जैसे उपहार गिफ्ट दो तो गिफ्ट टैक्स, संपत्ति ज्यादा होगी तो वेल्थ टैक्स दो। बाद में इन्हें 2015 में इन्हें भी समाप्त कर दिया गया था। उपहार टैक्स को 2004 में फिर से लगाया गया था। तो ये पहले समाप्त कर दिया फिर लगा दिया गया, तो ये सारी चीजें हैं।
उपहार कर के तहत क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 50,000 से ज्यादा मूल्य का उपहार प्राप्त करता है, मतलब 50,000 से ज्यादा का कोई मूल्य का उपहार प्राप्त करता है, मान लो कोई ऐसा मिल गया आईफोन टाइप का या कुछ ऐसी गाड़ी वगैरह, तो उपहार में मिलता है, तो अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में समझा जाता है, क्योंकि कोई 50,000 से ज्यादा क्यों गिफ्ट देगा, तो यही तो माना जाएगा किसी जरिया है ये आय का कुछ ना कुछ। तो ये क्या होता है, अन्य स्रोतों से आय समझा जाता है और इस पर टैक्स लग सकता है। तो यही है, दान, विरासत में मिले उपहार, करीबी रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार, शादी में प्राप्त उपहार, इन सारों सब पे क्या होता है, सारी चीजों पे लगता है। भारत में आय और संपत्ति असमानता, तो बर्ड इनइक्वालिटी जो लैब है उसने ये चीजें बताई थी कि 1999 से 2023 के बीच भारत में क्या हुआ, 1922 से अभी तक, मतलब पिछले 100 साल हैं कुल मिला के, उनमें एकदम से ये भारत में अरबपतियों का उदय हुआ। इस पे एक रिपोर्ट आई थी, अरबपतियों का उदय शीर्षक से रिपोर्ट आई थी कि सबसे धनी एक, अब ऐसे डाटा मेंस में बहुत काम आएंगे, जैसे सबसे धनी 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% है, जबकि सबसे कम आय वाले जो 50% लोग हैं, मतलब सोचो 1% जो लोग हैं, 99% लोग के पास 60% संपत्ति है और 1% लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। तो समझ सकते हैं इसका अंतर। साथ ही सबसे कम आय वाले, मतलब जो बिल्कुल गरीब वाले 50% लोग हैं, उनके पास केवल 6.4% रुपए है। कितना, 6 मतलब देश का आधी जनता जो है वो 6% संपत्ति रखती है, और बाकी जो है सब इनके पास रहता है, बड़े लोगों के पास। उसके बाद असमानता में, हालांकि 1980 के बाद से अगर पूछा जाए असमानता में गिरावट आई है, बिल्कुल आई है, तो काफी गिरावट तो आ रही है। सन 2000 के दशक में शुरुआत में इसमें काफी पर वृद्धि देखी गई थी, तो में वही ऑक्सफोम की रिपोर्ट वगैरह है, तो ये देख लेना है इसमें। उसके बाद अगला है अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौता, एपीए। एपीए क्या होते हैं, अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते में, तो इसे देखते हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है, मान लीजिए एबीसी कंपनी हम लेते हैं, एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, अमेरिकी कंपनी, यूएस की एक कंपनी है कोई सी, मान लो यूएस की कंपनी के साथ काम करती है। अब क्या होगा, यूएस को प्रोडक्ट उसने बेचा, अब एबीसी ने यूएस को प्रोडक्ट बेचा, लेकिन कीमत तय में दिक्कत आ गई। दिक्कत कैसे आ गई, लफड़ा कहाँ पड़ेगा, कि जैसे कि एबीसी जब इंडिया की कंपनी थी, एबीसी या टाटा मान लेते हैं, टाटा काफी इन्वेस्टमेंट और करती है, तो टाटा ने अपने एक प्रोडक्ट बेचा मान लो अमेरिका में, अमेरिका में अपनी नैनो टाटा ने कार बेची मान लो। अब क्या हुआ, जब टाटा ने बेची थी तो टाटा ने तय किया था, हम मान लो 1 लाख रुपए की उसे देंगे, तो 1 लाख रुपए की देंगे। अब क्या हुआ, फिर जब भेजा गया तो उसे 1,02,000 रुपए की पड़ी, क्योंकि टैक्स की दर जो पहले तय की गई थी उससे बदलाव आ गया भारत में, तो टैक्स की दर के हिसाब से अब क्या होगा, कीमतों में दिक्कत आई आ जाएगी कि नहीं, तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरा देश कहेगा कि पहले जो तय कर रखा था, तो इसी झगड़े से निपटने के लिए पहले से ही तय कर लो ना कि आगे टैक्स भी क्या रहेगा, तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है, ये एग्रीमेंट पहले से ही हो जाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, एग्रीमेंट ये लोग थोड़ी ना करेंगे आपस में, एक वो कंपनी है, कंपनी क्या करेगी, सरकार के पास जाएगी, सरकार में कौन सी अथॉरिटी होगी, तो यह जैसे कंपनी टैक्स अथॉरिटी जो अपना है सीबीडीटी, उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई हमें इतना सामान भेजना है, अभी से बता दो कितना टैक्स लगेगा, ताकि हम इंटरनेशनल समझौता कर सके। वो अपना पूरा कैलकुलेट करके इन्हें लिस्ट दे देंगे कि इतना इतना लगेगा। अब इसमें आगे बदलाव नहीं होगा उतने समय के लिए, से 1 साल कह दिया, 2 महीने कह दिया। ट्रांसफर प्राइसिंग के झगड़ों से अब दोनों देश बचे आएंगे कि नहीं, अब नैनो 1 लाख में ही जाएगी, या फिर जो तय होगा, तो ये है। अब एपीए के प्रकार, एक होता है यूनिलैटरल, सिर्फ भारतीय टैक्स अथॉरिटी और कंपनी के बीच होता है, मतलब भारत का देश की कंपनी टाटा, और टाटा के बाद जो अपना सीबीडीटी है मान लो इनने कर लिया। फिर बायलेटरल होता है, इसमें दो देशों के अथॉरिटी और कंपनी के बीच में होता है, मतलब इंडिया का जो सीबीडीटी प्लस में उधर का सीबीडीटी, ऐसे दो देश आपस में कर रहे होंगे, तो बायलेटरल वालों। मल्टीलेटरल में 3 देश या उससे ज्यादा, तो यूनी में 1 देश, 2 देश, और मल्टी में 3 या उससे ज्यादा, तो ये वाला होता है। अब एपीए के फायदा, टैक्स झगड़े नहीं होंगे, पैसा बच जाएगा, भविष्य की प्लानिंग भी कर सकते हैं पहले से ही। तो ये हमने देख लिया, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एडवांस में ही करके रख लो ना पहले से। तो भारत में टैक्स कौन लेता है, सीबीडीटी, तो प्रत्यक्ष कर बोले प्रत्यक्ष कर, तो सीबीडीटी, तो इनसे ही समझौता होता है। अब क्या हुआ है 2023-24 में अब तक सबसे रिकॉर्ड 125 पहले से ही ऐसे हस्ताक्षर समझौते हो चुके हैं, जो एक तरफा और दो तरफा एपीए दोनों शामिल है। मतलब सीबीडीटी ने बताया कि अभी से हमारे पास 125 तो पहले से ही हमने समझौते कर रखे हैं, तो ये है, तो एक करदाता और ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया ट्रांसफर कैसे कैसे है। महत्व क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय लेन देन जो होगा, आर्म लेंथ प्राइसिंग निर्धारित करने में मदद मिलता है, मतलब पहले से सारी चीजें प्राइसिंग निर्धारित हो जाएगी, तो ये देखा। उसके बाद एक तरफा, दो तरफा, बहुपक्षीय
पक्षी, ये भी तीनों हमने देख लिए, मल्टीलेटरल, यूनिलेटरल। अब वित्त, अब अग्रिम मूल्य निर्धारक जो एपीए वाला है, इसमें समझौता की व्यवस्था कैसे चल रही है? तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा के तहत है, इतना बस याद रख सकते हैं, धारा जरूरी नहीं है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत एपीओ योजना अधिसूचित की गई थी। तो कौन सा अधिनियम के तहत ये चलता है एडवांस वाला? तो ये चलता है 1961 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा रहेगा कि 1961 ही लगेगा, कहीं अभी का ही तो नहीं है ये। तो ऐसा है। उसके बाद है स्वैच्छिक वगैरह, ये होता ही है। अवधि कितनी होती है? अधिकतम 5 की हो सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के बाद का कैसे अभी से टैक्स निर्धारित कर सकते हैं? तो अधिकतम 5 साल के लिए रहेगी। अब सीबीडीटी जो बात कर रही थी, क्योंकि सारे समझौते हो तो सीबीडीटी से ही रहे हैं, तो इसमें क्या है, केंद्रीय, इसकी स्थापना 63 में हुई थी। केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम जो है उसके तहत 63 में इसकी हुई थी। ये वैधानिक निकाय, संवैधानिक तो है नहीं, आर्टिकल तो है नहीं, तो वैधानिक निकाय, आयकर के अंतर्गत ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। अगला है DTAA। DTAA क्या है? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब सोचो, भारत ने कोई चीज, फिर टाटा के लेते हैं, टाटा ने अपनी नैनो भेजी, मतलब टाटा ने नैनो भारत में बनाई थी, और टाटा ने नैनो बनाई, उसके बाद वो वहां पे भेजी विदेश में। अब हो सकता है कि भारत में भी टैक्स लगे हो, विदेश में बेच रहे हो फिर भी टैक्स लगे उस पर, तो दो दो जगह टैक्स कैसे लग जाएगा? ऐसे ही सोचो, अमेरिका में कोई व्यक्ति रह रहा हो, वो कमाता हो अमेरिका में 1 लाख रुपए, अब अमेरिका ने 15% उस पर टैक्स काट लिया उनके हिसाब से। अब क्या हो गया कि अमेरिका ने काट लिया, भारत में जो रुपए उसका बच के आया उस पर भी भारत ने टैक्स काट लिया। अब व्यक्ति को तो 30% टैक्स देना पड़, 15-15 मान लो काट लिया। तो होता क्या है, इसीलिए दो देश क्या कर लेते, पहले से डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो भारत ने मॉरिशस से ऐसा किया है। अब अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, पर इससे क्या है, डीटीए हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि डीटीए के लाभ क्या हो जाएंगे, टैक्स चोरी, कर बचाव के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा, क्योंकि लोगों को पहले से ही सुविधा दे दी है सरकार ने। तो इसे देखते हैं क्या है। तो रमेश भारत में रहता है और नौकरी के लिए अमेरिका जाता है। अमेरिका में सैलरी पर टैक्स कट जाता है, भारत भी कहता है हमें भी टैक्स दो। अब वो परेशान हो जाता है, कमाई पे 2 टैक्स कैसे दे? फिर आएगा DTAA हीरो। अब क्या करेगा, वह समझौता है जो भारत और अमेरिका के बीच, कहेगा टेंशन मत लो, 2 नहीं केवल 1 टैक्स दे दो हमें, बाकी हम लोग क्या करेंगे, बीच में समझौता कर लेंगे, जिससे जो मान लो एक बार अमेरिका ले लेगा फिर भारत ले लेगा, मतलब अलग अलग होंगे ना, कई सारे लोग अमेरिका से भारत में भेजते, कई लोग भारत से अमेरिका, तो उस हिसाब से सरकारें अपना आपस में समझौता कर लेती हैं। तो 2 देशों के बीच ही तो समझौता हो रहा था, 2 संस्थाओं के बीच में थोड़ी ना हो रहा था। मकसद क्या है, डबल टैक्स से बचाना है। DTAA कैसे काम करता है? तो देखा हमने जैसे कि भारत में टैक्स रेजिडेंट है, अगर आप भारत में रेजिडेंट है तो DTAA लागू होंगे, और अगर अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, पर कब ये लागू होगा? 183 दिन से कम रुके तो टैक्स ये लागू नहीं होगा, 183 दिन से ज्यादा, मतलब 6 महीने काम करके आओ तब ये चीजें लागू होंगी। क्रेडिट टैक्स, अब टैक्स क्रेडिट है, अब टैक्स क्रेडिट देगा, एक देश में टैक्स भरने पर दूसरे देश को उसका क्रेडिट मिल जाता है, मतलब जैसे अभी जीएसटी में देखा था ना, ठीक टाइप का वो डाटा टाइप का पेज मिल जाएगा, तो वही दिखा दो दूसरी जगह, वो नहीं कह देते टैक्स क्रेडिट, तो वहाँ पे छूट मिल जाएगी कि अच्छा एक बार दे तो चुके हैं वहाँ पे। तो वही सारी चीजें एग्जाम्पल के रूप में दिखाई गई हैं कि ऐसे यहाँ पे देखते हैं, अमेरिका में 30% कट गया था टैक्स 15 लाख पर, फिर 30% भारत में कट गया, 30 लाख मान लो कट गया एग्जाम्पल के लिए। और अब क्या हो जाएगा, अब की बार उसका केवल 15 लाख कटेगा, क्यों? क्योंकि जब भारत में देखेगा कागज तो भारत जीरो टैक्स लेगा उससे, क्योंकि अमेरिका ले चुका है। फिर अब जैसे जैसे समझौता होता है वो आपस में रुपए को क्या कर लेते, बांट लेते। तो डबल टैक्स से बचाव हो जाएगा, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, अच्छा निवेश होगा, टैक्स कम हो जाएगा कि नहीं, टैक्स रेट कम हो जाएगा, सारे फायदे ही फायदे हैं। अब DTAA एक देश में टैक्स होता है, और बिना DTA के अगर नहीं, मतलब बिना इसके DTAA के हो तो दोनों देश में टैक्स लगेगा, और ये होगा तो एक में लगेगा, और बाकी टैक्स भी कम होगा, सेविंग ज़्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, टैक्स सारी चीज़ें ज़्यादा होगी। तो भारत में, और भारत, अमेरिका, यूके, सिंगापुर और इनके साथ पहले से DTAA है, और मॉरिशस के साथ अभी हमारा चल ही रहा है। तो उसके बाद है DTAA पर मेन चीज क्या है, टैक्स की लड़ाई खत्म करने का ये समझौता है, तो ये हमने देखा अभी। तो DTAA के बारे में देख लिया, तो मॉरिशस से अभी बातचीत चल रही थी, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट चल रहा था। तो इसमें क्या था, लाभ प्राप्त करने, जो प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट है, उसके कर चोरी और बचाव को रोकना है। अब इसके बारे में देखते हैं कि प्रिंसिपल पर्पस जो टेस्ट यह प्रावधान करता है, मतलब ये है क्या, कि संधि के तहत लागू कर लाभ नहीं मिलेगा यदि साबित हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल पर्पज एक टेस्ट होता है, टेस्ट जैसे पेपर देते हैं, एग्जाम देते हैं, वैसे ही टेस्ट होगा। अगर DTA का तुम्हें लाभ लेना है तो
पीपीटी एक टेस्ट का प्रावधान होता है, मतलब वो जांच करेंगे एक तरीके, वो ये कहेंगे कि कभी ऐसा तो नहीं है कि गलत उद्देश्य से ये लाभ प्राप्त कर रहे हो और ऐसा पकड़ा जाता है कि कोई झोल बोल वाला सिस्टम चल रहा है, तो ये टैक्स जो डीटीडबल है वो लागू नहीं होगा। तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा जो लेन देन मुख्य रूप से केवल लाभ के लिए कर रहे हैं कि टैक्स बचे है इस वजह से कुछ घुमा रहे हैं, उन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा। तो ये देख लिया हमने, डीटीडबल के बारे में देख लिया। जैसे भारत और मॉरिशस के बीच 82 से चल ही रहा है और भारत विदेशी लोगों पे है। अब यहाँ पे एक टर्म आई थी, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग मिनिमल स्टैंडर्ड, इसे देखते हैं यहाँ पे। तो यह कर चुकाने से बचने के लिए जो रणनीति इस्तेमाल करते हैं उन लोगों पे ये लागू होता है बेस इरोजन वाला। तो ये क्या होता है, कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं कि मुनाफे को उच्च कराधान वाले देशों से निम्न कराधान वाले देशों में दिखा देते हैं, और इससे क्या हो जाएगा, जहाँ टैक्स कम लगता है दिखा देंगे प्रॉफिट यहाँ से हुआ है या वहां पे सारा रुपए भेजना है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसे ही कहते हैं बेस ओरिजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, प्रॉफिट को शिफ्ट कर लिया दूसरे देश में। मतलब भारत से 100 रुपए पे 15% लगता था तो दिखाएंगे ही नहीं भारत से, वो क्या करेंगे मॉरिशस कह देंगे ये तो मॉरिशस की कंपनी ऐसा कुछ, और 5% लगता ही है। तो ये चीजें होती हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए। तो दो यहाँ पे देखे, एक पीपीटी टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट में क्या होगा अगर गलत साबित होते तो भी ये संधि लागू नहीं होती। दूसरा क्या होगा, उद्देश्य क्या होता है डीटीए में संशोधन का इसका, कि बेस इरोजन को अनुरूप बनाना, इसके अनुरूप बनाना, मतलब स्टैंडर्ड होने चाहिए ऐसे कि लोग ऐसे फायदे ना उठा पाए। तो ये देखा हमने। उसके बाद देखते हैं अगला, यूएन टैक्स, यूएन का टैक्स ट्रिटी, यूएन का ग्लोबल टैक्स ट्रिटी। अब तो सोचो नाम है इसका ग्लोबल टैक्स ट्रिटी। तो ग्लोबल टैक्स में क्या है, जैसे मान लो डिजिटल टेक कंपनी एक्स है, एक्स को इलॉन मस्क की मान लो ट्विटर से, तो एक्स कंपनी है, अमेरिका में बैठकर भारत में 10 लाख यूजर्स पैसा कमाते हैं अब ट्विटर वाले पे, तो टिक के भी रुपए लगते हैं और ऐसी चीजें मतलब है। तो ट्विटर ने मान लो भारत में बैठ के 10 लाख यूजर्स पर पैसे कमा रहे, खूब बढ़िया रुपए कमा रहे, भारत सरकार ने टैक्स दो। अब ट्विटर ने क्या कह दिया, अमेरिका कहता है कि नहीं कंपनी हमारी, तो टैक्स कौन देगा, हम ही लेंगे। अब यूएन ये कहेगा, यूएन कहेगा ये क्या बात हुई, यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी यही है, वो ये कहेगा कि जिस देश में कमा रहे हो उसे तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो यही है ग्लोबल, यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, टैक्स चोरी तो है जिस देश में बैठे उसे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो ऐसे विकासशील देशों में तो स्पेशली ऐसा हुआ। अब भारत की तो कोई सोशल मीडिया नहीं कि कंपनी भारत की है, गूगल फेसबुक सब विदेशी है, तो वो तो सारा फायदा विदेश में ही ले जाएंगे। तो विकासशील देशों के यहाँ बिजनेस कर रहे हैं कि कमा रही है ऐसी कंपनियां, और रुपए अमेरिका में टैक्स दे रही, तो ये चीज को खत्म करना था। तो इसके तहत ये लाया गया कि 15% भाई टैक्स देना ही देना होगा। तो मिनिमम कितना देना होगा, 15%, चाहे वह किसी भी देश में रजिस्टर हो, अगर कमा रहे हो, अगर अमेजोन ने 10% टैक्स आयरलैंड में देता है तो भारत में उस पर अतिरिक्त 5% टैक्स लगेगा ही लगेगा। तो मतलब 15% टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा कम से कम, मिनिमम इतना तो लगेगा। अब उसके बाद है टैक्स, अब जैसे मान लो मॉरिशस में इन्हें दिखा दिया, मॉरिशस में 2% ही टैक्स लगता था उस प्रॉफिट पर, भारत में 15 लगता है, तो 13 भारत ले लेगा क्योंकि इतना तो लगेगा ही लगेगा। टैक्स का बंटवारा, तो जो एमएनसी होंगे मतलब मिनिमम टैक्स इन ऐसे कंपनियों पे लगेगा, 25% उन देशों को मिलेगा, और उसका जो प्रॉफिट का 25% जो मिलेगा, ये 15% टैक्स मिला, और उसके प्रॉफिट का 25% उन देशों को मिलेगा जहाँ के यूजर ज्यादा है, मतलब यूजर है, चाहे फिजिकल कंपनी वहां पे हो चाहे ना हो। तो गूगल का जो प्रॉफिट होगा उसका 25% भारत और ब्राजील जैसे देशों को मिलेगा। मतलब ऐसी कंपनियां जो रुपए कमा रही हैं दूसरे देश में जाके, यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा कहा है कि इनका बहुराष्ट्रीय कंपनी का अपना पूरे का प्रॉफिट, मतलब गूगल ने मान लो साल में 100 करोड़ रुपए कमाए, उसका 25% ऐसे देश को टैक्स देंगे जैसे भारत ब्राजील जैसे देश, जहाँ पे वो उनकी कंपनी काम कर रही है, चाहे वो है चाहे नहीं हो। ऐसे ही जैसे नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई जैसे जो संस्थान होते हैं वो सीधा टैक्स लगाने का अधिकार भी अब भारत जैसे देशों को मिल जाएगा। तो ये बाध्यकारी समझौता है पहला, चूंकि यूएन का है, बाध्यकारी समझौता मेन यही है। वैसे ओईसीडी जो कंट्रियां होती है ना, विकसित देश 35-36 देश है इनमें, इन्होंने भी एक टैक्स लगाया था पर वो स्वैच्छिक था, पर यूनाइटेड नेशंस ने अब लगा दिया है कैसा, एक बाध्यकारी है। तो हमें क्या मिला इससे, यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी से, कि भारत जैसे देशों को क्या है ज्यादा फायदा मिलने लगेगा। तो एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि जब दो देश या बच्चे लड़ रहे हैं तो चॉकलेट बराबर बांट दिया जाएगी, तो वैसे ये टैक्स बराबर बांट दिया जाएगा, एक देश को नहीं मिलेगा। क्यों जरूरत हुई, क्योंकि टैक्स हेवंस को रोकना है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं दुनिया में जहाँ टैक्स बहुत कम लगता है, जैसे कि आयरलैंड आइसलैंड जैसे देश और मॉरिशस जैसे देश, तो ज्यादातर कंपनियां वहीं अपना प्रॉफिट दिखाती हैं और देशों को फायदा ही नहीं मिलता है। तो ये सब है चुनौतियां, क्या है अभी भी सहमति बनना चुनौती है। अब ओईसीडी अपने तरीके से काम कर रहा है, वो कह रहा है स्वैच्छिक होना चाहिए, ये सारी चीजें।
तो ये है यूनाइटेड टैक्स ट्रिटी को समझने का हमने ट्रिक क्या याद करना है बस, कि मतलब ओईसीडी का 2 पिलर प्लान है, 140 देश इस पे साइन कर चुके हैं, विकासशील देश, मतलब ओईसीडी पे ज़्यादा देश अभी तक साइन कर चुके हैं कि कैसा होना चाहिए ये, कि स्वैच्छिक होना चाहिए। तो ये देखा हमने। तो बस यही है कि एक ट्रिटी है वो एक सपना है, अगर लागू हो गई तो विकासशील देशों के लिए क्या हो जाएगा, ये गेम चेंजर हो जाएगा। तो ये हमने देखा ग्लोबल टैक्स ट्रिटी, यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रिटी। तो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के तदर्थ समिति को अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। तो अभी ये प्रोसेस में चीजें चल रही हैं, तो एक निष्पक्ष रूप से ये हो जाएगा। तो उद्देश्य क्या है, सारी चीजें हम ये देख चुके हैं। उद्देश्य क्या है, वही टैक्स को बचाना, मतलब सारे जो विकासशील देश हैं उन्हें पहुंचाना, सारी चीजें कर देना है ये। ओईसीडी का हमने देखा, ओईसीडी ने 15% का दिया है, पर वो स्वैच्छिक रूप से है। और ओईसीडी कंपनियां कौन सी होती, विकसित कंपनियां, वो जो कम और न्यूनतम करने की बात कहेंगे अमेरिका जैसे देश, क्योंकि उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भारत जैसे देश क्या क्या चाहेंगे, ज़्यादा टैक्स मिल जाए। तो जो भारत 147 देशों में मतलब भारत भी चाहता है कि इस टैक्स ऐसी चीज़ों पे लगना चाहिए। तो सबसे बड़ी कंपनियां, सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां हैं, उन पे लगना चाहिए, ये भारत भी चाहता है। तो ये है। अगला है शुल्क वापसी, नाम है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या मतलब क्या होगा, शुल्क वापसी। अब शुल्क दोगे तभी तो वापस हो जाएगा। तो एग्जाम्पल समझते हैं, ये थोड़ा आसान है। कि कपड़ा व्यापारी है एक राजू, कपड़ा व्यापारी है, विदेश से 10 लाख का कच्चा माल मंगाता है, फैब्रिक मंगा रहा है, मतलब धागा वगैरह कपड़ा मंगाता है। उसके बाद है उस पर 2 लाख का कस्टम ड्यूटी लग जाती है, क्योंकि अगर विदेश से मंगा रहा है तो कस्टम ड्यूटी मान लो 2 लाख की लग गई। अब उसने 12 लाख उसका वैसे ही हो गया। फिर उस पर फैब्रिक के कपड़े बनाकर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर दिया उसने। मतलब मान लो तो अमेरिका से मंगाया, विदेश से उसने मंगाया था 10 लाख का सामान, और 10 लाख का सामान पे 2 लाख उसे टैक्स लग गया था मंगाने का। फिर क्या किया उसने, उस कपड़े से मतलब फैब्रिक जो कच्चा माल था उससे पूरा शर्ट पैंट कोट पैंट बना दिया, और उल्टा अमेरिका में बेच दिया। अब क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट होने लगा, सरकार को मजा आ जाएगा, सरकार कहेगी जो तो अच्छी बात हुई। तो सरकार कहेगी हम तुम्हारे ड्यूटी है वो माफ कर देंगे। तो क्यों, क्योंकि तुमने उसमें 10-15% एक्स्ट्रा करके फिर भेजा है, तो इसे ही कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। तो सरकार जो ज्यादा टैक्स लेती, मतलब सरकार तो 2 लाख ले लिए, फिर एक्सपोर्ट पे भी तो लेती सरकार, उसमें से एक टैक्स क्या कर देगी, वापस कर देगी। तो यही है टैक्स रिफंड स्कीम है। तो जहां एक्सपोर्ट होगा, मतलब अगर कोई चीज मंगाई और उसी में कुछ इंप्रूवमेंट करे, अब ऐसा नहीं है कि कपड़ा मंगाया कपड़ा ही बेच दिया तो सरकार एक भी रुपए नहीं देगी। कब देगी, जब इंप्रूवमेंट करोगे, मतलब भारत में भी तो कुछ होना चाहिए। अब सोचो भारत में साइट बनेगी तो भारत के कई लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भारत के लिए अच्छा होगा, तो तभी ये मिलेगा। तो बस यही है चीज है, जैसे ये मंगाया था, ये हमने एग्जांपल में बता ही दिया है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक के प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि सरकार हर प्रोडक्ट के लिए फिक्स्ड रिफंड रेट तय करती है। जैसे स्टील पर 5% दे देगी, टेक्सटाइल पे 7% दे देगी, अलग अलग रेट पे अलग अलग चीजें रहती हैं जो सरकार रिफंड कर देती है। तो इम्पोर्ट करो, माल पर ड्यूटी भरो, और लास्ट में रिफंड लो अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। पर कब करोगे, अगर उसमें मैन्युफैक्चर में प्रोसेस कर रहे हो, मतलब वैल्यू ऐड करोगे तभी मिलेगा, सेम टू सेम चीज पे नहीं मिलेगा। तो बस यही है ड्यूटी ड्रॉबैक, वो दोस्त की तरह है जो पार्टी में लगाए पैसे वापस कर देता है, बस थोड़ी कटौती करके। तो वापस मतलब जो रुपए हैं वो वापस कर दिए जाएंगे, बस थोड़े काटे जाएंगे। तो यही है ड्यूटी ड्रॉबैक। और कितना, 1 साल के अंतर्गत ये इस मतलब इसका रिफंड मांगना पड़ेगा तभी हो पाएगा ये। तो ये देखा ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में। तो यही है, अलग अलग प्रोडक्ट पे मतलब एक प्रोडक्ट जैसा लगता है, नहीं अलग अलग लगता है। अब इसकी देखरेख कौन करता है, तो देखरेख करता है डीजीएफटी। डीजीएफटी क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, क्योंकि फॉरेन ट्रेड ही तो होता है, तो डीजीएफटी ही इस स्कीम को देखता है। तो इसमें क्या है, तो ड्यूटी क्या करती है, सरकार तय करती है, पर नॉर्मली ये होता है कि 10 से 15%, 10% प्लस उसमें प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब 1 लाख की चीज को तुम्हें महंगा करना पड़ेगा और प्रोसेस करके कुछ बनाना पड़ेगा तभी वो लगेगा। तो यही था इसका, ये है। तो इस आर्टिकल में हम यहाँ तक रखते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक तक। तो ये वाला तो पूरा हो ही गया हमारा, ये सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आ गया था। अगले वीडियो में हम यहाँ से करेंगे विंडफॉल टैक्स से।